पारदर्शिता और जवाबदेही का एक नया चेहरा जल्द आ रहा है। लोकसभा चुनावी वायदों का लगभग 1/3 भी हिस्सा कार्य पूरा किया होता तो फिर इनको अपनी इन कमजोरियों व विफलताओं पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए यहाँ प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने से कुछ समय पहले अपने टिकटार्थियों की भीड़ के जरिए अब कांग्रेस पार्टी की तरह ही अपनी परिवर्तन यात्रा भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके साथ ही इनको कांग्रेस पार्टी की तरह ही प्रदेश में दलितों का वोट हासिल करने के लिए उनके घरों में जाकर उनके साथ खाना आदि खाने की भी नाटकबाजी नहीं करनी पड़ती तथा इसके साथ साथ अपने ही आरएसएस के लोगों को नकली दलित व बौद्ध भिक्षु आदि भी बना के उनकी फर्जी धम्म यात्रा भी नहीं निकालनी पड़ती, बशर्ते यदि इन वर्गों के लोगों के प्रति इन्होंने हर स्तर पर अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता को पूरी ईमानदारी से बदल दिया होता और साथ ही इनके राज में श्री रोहित वेमुला कांड व ऊना दलित कांड आदि की घटनाएं भी नहीं होने दी जाती। इसके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भी आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक चलकर इनका भी विभिन्न स्तर पर शोषण नहीं किया गया होता। इसी प्रकार यदि वर्तमान सपा सरकार ने भी उत्तर प्रदेश में गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, भ्रष्ट व लूट खसोट करने वालों के साथ साथ यहाँ अराजक व सांप्रदायिक तत्वों की जबरदस्त फौज खड़ी करके इनके जरिए यहाँ सांप्रदायिक व जंगल राज आदि कायम नहीं किया होता और साथ ही विकास के मामले में भी अपने परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद व बंदरवाद आदि से ऊपर उठकर यहाँ प्रदेश में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सरकार चलाई होती तो फिर सपा सरकार के मुख्यमंत्री को अपने इन बेलगाम आपराधिक तत्वों का सहारा लेकर यहाँ 3 नवंबर को अपनी विकास रथ यात्रा भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके साथ साथ सपा व बीजेपी में अंदरूनी चल रही मिली भगत पर पर्दा डालने के लिए और साथ ही जिसकी खास वजह से अब प्रदेश में इनकी अपनी पार्टी की सरकार के जाते हुए देखकर फिर सपा मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव को भी अपनी पार्टी की रजत जयंती के मौके पर दूसरी पार्टियों के नेताओं को यहाँ लखनऊ में इकट्ठा करके अपने आप को सेकुलर होने का नाटक भी नहीं करना पड़ता और साथ ही इन लोगों के ऊपर महागठबंधन बनाने का प्रभाव डालने के लिए भी आज पूरे उत्तर प्रदेश से बीजेपी की तरह ही अपनी पार्टी के टिकटार्थियों की भी भीड़ इकट्ठा नहीं करनी पड़ती। ऐसी स्थिति में अब मेरा यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी की रजत जयंती के अवसर पर महागठबंधन बनाने की इनकी ये पहल घोर संकीर्ण व परिवारवादी स्वार्थ के साथ साथ आम जनता को बरगलाने के लिए अर्थात गुमराह करने के लिए केवल हवा खड़ा करने वाला एक हवाई प्रयास है। इसके साथ ही देश में किसी भी छोटे बड़े धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल के पास एक भी ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है कि वह सपा से कोई तालमेल या गठबंधन आदि करे और खासकर बिहार के हुए पिछले विधानसभा आम चुनाव में वहां बने महागठबंधन को तोड़कर सपा द्वारा भाजपा से मिलने के बाद के काफी कड़े हुए अनुभव के बाद तो अब सपा के साथ इसकी कोई गुंजाइश भी नहीं बची है। ऐसी स्थिति में
अब सपा भी अपने इन गलत कर्मों के साथ साथ भाजपा से अपनी आपसी अंदरूनी मिली भगत के कारण भाजपा की तरह ही काफी अलग थलग पड़ गई है। इसलिए सपा से कोई भी तालमेल व गठबंधन आदि करने का मतलब है सीधे तौर पर भाजपा को मदद करना, जिससे अन्य दल भी सचेत रहें तो ये उनके लिए भी बेहतर ही होगा। वैसे भी अब ये सर्वविदित है कि इस समय आपसी स्वार्थ में सपा का पूरा परिवार बटा है, पूरी सपा पार्टी बटी है, जिसकी खास वजह से अब इनका जनाधार भी बटा हुआ है और ये सब सपा के हर छोटे बड़े प्रोग्राम में हमें देखने के लिए मिल रहा है और आज भी काफी कुछ देखने के लिए मिला है। 3 नवंबर को भी देखने के लिए मिला है। उनके चेहरों से अलग स्पष्ट हो रहा है और मारधाड़ से भी, झंडे उतार के फेंक दिए डंडों से भी मारधाड़ हो रही है। तो ये सब हमें इनके सभी छोटे बड़े प्रोग्राम में देखने के लिए मिल रहा है और आज भी काफी कुछ देखने के लिए मिला है। और अब ऐसे हालातों में सपा को किसी के द्वारा भी समर्थन या वोट देने का साफ मतलब है कि भाजपा को मजबूत करना व उसकी घोर संकीर्ण मानसिकता वाली खासकर दलित, पिछड़ा व मुस्लिम विरोधी भाजपा सरकार बनाना, अर्थात गरीब, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी सरकार बनाना। इतना ही नहीं बल्कि सपा द्वारा अधिकांश ऐसे दलों से महागठबंधन करने की बात की जा रही है जिनका अत्यंत ही सीमित प्रभाव यहाँ उत्तर प्रदेश में है। वैसे भी इनकी महागठबंधन की कोशिश ये बताती है कि सपा ने यहाँ होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही अपनी पार्टी की हार भी स्वीकार कर ली है। इसके अलावा प्रदेश की आम जनता के सामने एक भी ऐसा कोई ठोस व सही उदाहरण नहीं है कि जिसके आधार पर सपा को दोबारा वोट दिया जा सके। अर्थात इनके ऐसे कोई ठोस या ऐसे कोई सही काम नहीं है या सही कामों की कोई लंबी सूची नहीं है कि जिसके आधार पर सपा को दोबारा वोट दिया जा सके। ऐसी स्थिति में क्या सपा वोट इसलिए मांगेगी कि प्रदेश में इनकी सरकार के दौरान हर स्तर पर जातिवाद व राजनीतिक द्वेष को बढ़ावा दिया गया है? क्या सपा इसलिए वोट मांगेगी कि यहाँ पूरा उत्तर प्रदेश वर्तमान मुख्यमंत्री के शासनकाल में असंख्य छोटे बड़े हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसता रहा है और लोगों के जान माल, मजहब व धार्मिक स्थल आदि भी सुरक्षित नहीं रहे हैं? हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है? या फिर प्रदेश में हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार व जंगल राज के कारण यहाँ कानून का राज नहीं होकर बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, आपराधिक, अराजक, सांप्रदायिक व भ्रष्ट तत्वों का ही राज रहा है, जिस कारण यहाँ प्रदेश में समाज के हर तबके व हर वर्ग के लोगों का जीवन जीना अब काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसके अलावा दूसरी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के लिए सपा की डूबती हुई नैया को क्या इसलिए सहारा देना उचित होगा कि यहाँ की सपा सरकार और भाजपा की आपसी मिली भगत के कारण प्रदेश में मुजफ्फरनगर का भीषण दंगा कांड हुआ है तथा दादरी का दर्दनाक कांड हुआ और इनके मुख्य आरोपी लोगों पर अभी तक भी कोई सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है और साथ ही दलित ही नहीं बल्कि देश की बेटी को भी सपा भाजपा की आपसी मिली भगत से ही अपमानित करने की घृणित जातिवादी कोशिश भी की गई है। मैं समझती हूँ कि इन सब परिस्थितियों में सपा मुखिया व इनकी सरकार के मुख्यमंत्री का भी इस बार सत्ता में वापस आने का सपना कतई भी साकार होने वाला नहीं है। इसके साथ ये पार्टी
अपनी पारिवारिक वर्चस्व की लड़ाई को कितना भी छिपाने की कोशिश करें, तो भी इन पर अब यहाँ लोगों का भरोसा जमने वाला नहीं है। अर्थात अब इस चुनाव में अंदर अंदर यही होगा कि प्रदेश में, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हूँ, अर्थात अब इस चुनाव में अंदर अंदर यही होगा कि प्रदेश में जिन सीटों पर श्री शिवपाल व अखिलेश यादव के समर्थक चुनाव लड़ेंगे, तो उन्हें इन दोनों के समर्थक अंदर अंदर एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति में खासकर मुस्लिम समाज को अपना वोट इस पार्टी को देकर कतई भी खराब नहीं करना है। इसके साथ साथ प्रदेश के अन्य सभी वर्गों व धर्मों के सेकुलर लोगों को भी अपना वोट अब सपा को देकर खराब नहीं करना है, वरना इसका सीधा फायदा बीजेपी को ही मिल जाएगा। और अब मैं अंत में अपनी बात समाप्त करने से पहले ये भी कहना चाहूंगी कि भाजपा ने भी आज प्रदेश के सहारनपुर जिले से जो अपनी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है, तो इस संबंध में भी हमारी पार्टी का ये मानना है कि भाजपा किस प्रकार का निरंकुश, तानाशाहीपूर्ण तथा गरीब मजदूर किसान विरोधी एवं बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की अंध समर्थक जैसी कैसा घातक परिवर्तन देश में लाना चाहती है, उसका थोड़ा नहीं बल्कि उस बारे में बहुत कुछ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लगभग आधे शासनकाल के समाप्त होने के बाद देश के लोगों ने देख लिया है। और इसके बाद अब ये आम धारणा बनने के साथ साथ मीडिया जगत भी इस नतीजे पर पहुंचने लगा है कि भाजपा के शासनकाल में देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का भी जबरदस्त तौर पर हनन किया जा रहा है तथा एक प्रकार के निरंकुश तानाशाही में देश बदल रहा है। अर्थात एक प्रकार से निरंकुश तानाशाही में देश बदल रहा है। इसके फिर काफी घातक परिणाम भी हो सकते हैं, जिसके लिए देश में विभिन्न स्तर पर संघर्ष लगातार जारी है। छोटे बड़े स्तर पर पूरे देश के कोने कोने में विभिन्न स्तर पर संघर्ष लगातार जारी है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि आगे चलकर देश के विभिन्न राज्यों में भी और अंत में सन 2019 में केंद्र की सत्ता से भाजपा को बाहर करके देश में लोकतंत्र को बचाना है और तानाशाही को भी बुरी तरह से परास्त करना है। इसके साथ ही केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार देश की सीमाओं को भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं रख पा रही है और हमारे जवान लगातार शहीद हो रहे हैं, परंतु फिर भी यहाँ राष्ट्रवाद व देशभक्ति का उन्माद फैलाकर देश में आंतरिक इमरजेंसी जैसा माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये अत्यंत ही चिंता की बात है तथा बीएसपी इसकी सख्त निंदा भी करती है। और इसी क्रम में अपने देश के एनडीटीवी इंडिया चैनल पर केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 9 नवंबर को, मुझे अखबारों से जो मालूम पड़ा है, इसी क्रम में अपने देश के एनडीटीवी इंडिया चैनल पर केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 9 नवंबर को पूरे एक दिन का प्रतिबंध लगाना अपने देश के लोकतंत्र के लिए अत्यंत ही अशोभनीय व निंदनीय भी है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी कमियों, विफलताओं व भ्रष्टाचारियों को बचाने के प्रयास में यहाँ अपने देश के मीडिया व लोकतंत्र आदि का भी गला घोटना चाहती है, जिसे देश के लोग कतई भी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इन्हीं कुछ खास बातों के साथ अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। एक एक करके
तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने जो बड़ी बात कही है वो बड़ी बात ये कि जो दल समाजवादी पार्टी के साथ महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं या बारे में सोच रहे हैं वो सीधे तौर पर बीजेपी की मदद कर रहे हैं। सीधा आरोप लगाया मायावती ने कि एसपी और बीजेपी मिले हुए हैं और अगर उन्हें वोट दिया जाता है समाजवादी पार्टी को, इसका सीधा मतलब ये है कि वो वोट कोई फायदा नहीं पहुंचाने जा रहा है राज्य की जनता को और इसका सीधा फायदा होगा बीजेपी को, जिसको लगातार वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती रही। एक कदम आगे बढ़ गई हैं मायावती, 2017 को छोड़ 2019 की बात कर रही हैं। कह रही हैं कि केंद्र की सरकार को सत्ता से बाहर करना है, लेकिन चुनाव 2017 जो सर पर है उसकी भी तैयारी नजर आ रही है। सीधे तौर पर निशाना साधती हुई समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर।